यस सर। हाँ जी, स्लाइड्स नजर आ रही हैं आप लोगों को? जी सर। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें, मैंने अभी ज्वाइन यस की। सर। बस छोड़ें, अटेंडेंस लग गई, आप नेक्स्ट अटेंडेंस लगाएंगे अगले सेशन में आपकी। अच्छा, सो एक तो अपने प्लीज माइक सब लोग अपने म्यूट रखें ताकि जो है ना डिस्ट्रैक्शन हमारी कम से कम हो। दिस मॉर्निंग व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट मीथेन, वैसे भी टाइम चूँकि ऑलमोस्ट 5-7 मिनट ही रह गए थे हमारे 9 बजने में, तो इसीलिए मैंने फिर नया सेशन आपको नहीं भेजा। देयर वाज सम इंटरप्शन इन माय लैपटॉप और उसकी वजह से जो सेशन था वो एकदम से ना सडनली आप कह रहे हैं कि एप्लीकेशन क्रैश होगी जूम की। सो आई डिडंट फाइंड इट अप्रोप्रिएट टू सेंड यू अनदर लिंक बिकॉज द टाइम वाज ऑलमोस्ट अप. Anyways, so we will keep going. As you can see here, there are 139 slides. We might not be able to finish all of them till today, because there are about 100 more slides to cover. So we'll try to wrap up all those things regarding mine gases by tomorrow, inshallah. So at the moment, we just need to keep going. So कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास. ऑक्सीजन डिप्लीशन की बात हो गई. उसके बाद देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मीथेन बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट या आप कह लें मोस्ट abundantly lying gas which is present in underground mines, mostly in underground coal mines, in the form of pollutant. So we have to tackle this gas. Or there is another characteristic which is associated with this methane gas, is primarily because it is the kind of fire which catches. It is the kind of gas which catches fire. In addition to this is also an explosive in nature. So most of the historical mine accidents that has happened in past, like 100 years or even 150 years, अगर आप US, Canada और दूसरी जो historical mine accidents को view करें या उनको study करें, so you will came to know that many of them, they were because of the methane gas explosions. Some of them are because of the coal dust explosion, but most of them, they were either because of the methane gas explosion or because of the mine fires. And this is the kind of gas which always it burns itself, flammable है, तो उस फायर के केस में भी ये बड़ी फैसिलिटेट करती है उसमें, उसको मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइन कैन बी वेरी रैपिड. द मिक्सचर ऑफ मीथेन इन द एयर इज ऑफन रेफर्ड एज द फायर डैम्प. तो कई दफ़ा ये टर्म ये आपको कहीं ना कहीं टेक्स्ट में मिलेगी फायर डैम्प की. So what is actually fire dam? This is the mixture of methane in air. यानी air और methane के mixture को fire dam के तौर पे रेफर कर दिया जाता है. There will be few more definitions like stink dam और after dam. वो अभी मेरा ख्याल है आने वाली slides में शायद हम आज डिस्कस कर पाएं. So gassy mines. All coal mines are now classified as. अच्छा, you might have, some of you might have heard this term. अक्सर बेशतर ये term ना misnomer के तौर पे यूज की जाती है गैसी माइंस और नॉन गैसी माइंस की. बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द यूएस. अगर हम यूएस की बात करें जो कि बेसिकली गवर्न बाय एमशा, जितने भी माइनिंग रेगुलेशंस हैं, एमशा इज द एक्रोनिम ऑफ माइन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन. वो बिल्कुल आप कह लें इसी तरह है जैसे हमारे यहाँ पर इंस्पेक्टोरेट डिपार्टमेंट है, बट डेफिनेटली दैट इज अ मच बिगर एंड मच ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट कंपेयर टू आवर इंस्पेक्टोरेट और ओवर रेगुलेटर्स ओवर हेयर. तो तमाम कोल माइंस जो हैं, irrespective of the amount of gas, whether because there are some coal mines in which the presence of gas is very nominal or sometimes it is not there. उसकी वजह यही है कि वो शायद कोल माइंस ऐसी हों या वो कुछ ऐसी माइंस हैं जहाँ पर सीम जो कोल सीम है उसके अंदर गैसेस नहीं हैं या बहुत ही कम है. बट पहले ये डिस्टिंक्शन हुआ करती थी कि इफ देयर इज अ सर्टेन एमिशन रेट फ्रॉम द कोल सीम और फ्रॉम द सीम्स, ओनली देन माइंस विल बी क्लासिफाइड एज गैसी. बट अभी जो इस वक्त आप कह लें एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ये है कि ऑल कोल माइंस वेदर दे हैव द वेदर गैसेस आर प्रेजेंट देयर और नॉट, दे शुड मस्ट बी क्लासिफाइड एज द गैसी माइंस. वेयर एज नॉन गैसी माइंस के केस में देयर आर मैनी नॉन कोल माइंस एज वेल that can be classified into gassy mines. क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोल माइंस में ही गैसेस हों, बहुत सी मेटल माइंस में भी गैसेस होती हैं. उसके अलावा आप कह लें जो दूसरी जैसे ट्रोना माइंस हैं या कोई और मिनरल कमोडिटीज़ की माइंस हैं, although the prime mineral which is being extracted from those mines are not coal, other than coal minerals हैं दूसरी, but still there is a chance that some gases are present there.
उसमें अमोनिया हो सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं एंड स्टफ लाइक दैट. सो इवन देन उन माइंस को भी गैसी क्लासीफाई किया जाएगा. बट whenever there is a term coal mine, for sure it should must lie under the categorization of gassy mines. So now if we talk about here in Pakistan, so I'm not well, I might have to check this thing कि हमारा रेगुलेशन इस बारे में क्या कहती हैं या किस तरह से डिस्क्राइब करती हैं. आई थिंक शायद रेगुलेशन हमारी इस हवाले से कोई इतने एक्सक्लूसिवली डिफाइन ना करती हों, साइलेंट ही हों, जो हमारा माइन 1923 का एक्ट है माइन का. बट एक जो मिस नॉम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो ये है कि अक्सर और बेशतर शायद यू माइट हैव हर्ड के पंजाब की जो कोल माइंस हैं वो गैसी नहीं हैं, बलूचिस्तान में गैसी माइंस हैं. सो अगेन उसकी रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पर गैसेस नहीं हैं तो इस वजह से उनको कहा जाता है. इट इज़ ऑल रिलेटिव. शायद पंजाब में जो ये चकवाल एरिया, खुशाब एरिया या मकड़वाल एरिया में कोल माइंस हैं, यहाँ पर जो कि गैसेस की जो कंसनट्रेशन है या जो इजेक्शन रेट है फ्रॉम द कोल सीन दैट इज़ क्वाइट लो, तो उस बेसिस पे उनको कई दफ़ा कह दिया जाता है कि जी पंजाब की कोल माइंस गैसी नहीं है. बट इफ़ वी जस्ट फॉलो दैट यू नो दिस आई मीन अगर जो ट्रू सेंस में बात करें सो ऑल कोल माइंस दे शुड मस्ट बी क्लासिफाइड एज दी गैसी माइंस. अच्छा जी, अजान हो रही है, मैं 1-1.5 मिनट का पॉज लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग कनेक्ट ही रहिएगा. ओके, सो वेलकम बैक. अजान मेरे पास यहाँ जो मस्जिद में हो रही थी तो दैट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, ख़त्म हो गई अजान. सो आई विल स्टार्ट. हो सकता है आप जहाँ पर हैं उधर कहीं अजानें अभी चलती रहें. सो सिंस आई एम स्पीकिंग सो यू माइट हैव टू बेयर विद मी. अच्छा जी, उसके बाद लेट्स सी. सो व्हाइल आई वाज डिस्कसिंग मीथेन, आई हैव मेंशन्ड टू थिंग्स, that it is a flammable gas, it catches fire. The other thing which is even more hazardous and that is attached to this methane gas is it is explosive in nature. अच्छा जी, so if you try to follow this chart, ये बड़ी ही famous diagram है, मीथेन के केस में यूज़ की जाती है. और ये शायद आप दोबारा 8th सेमेस्टर में दोबारा इसको हम एक दफ़ा रिव्यू या रिफ्रेश करेंगे जब हम माइन फायर्स या माइन एक्सप्लोजन्स को स्टडी कर रहे होंगे. बट यहाँ पर हमारा मेन फोकस ये है कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन दे इफेक्ट द एटमॉस्फेयर इन द माइन. सो लेट्स सपोज ये जो डायग्राम है इसको कवर्स डायग्राम रेफर किया जाता है. ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव गॉट कंसंट्रेशन या परसेंटेज ऑफ मीथेन. ऑन द वाई एक्सिस वी हैव गॉट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पर इसके तकरीबन 5 जोन्स बनाए गए हैं, ए बी सी डी ई. यू कैन सी दोस हियर. जो ई कॉम्बिनेशन है इसमें आप ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है नॉर्मल एम्बिएंट एयर में ऑक्सीजन है अबाउट 20.9 या 21 रफली हम कह देते हैं. सो दिस लाइज ओवर समवेयर ओवर हियर. तो इससे अबव ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं होगी माइन में ना, तो इसीलिए ये जो जोन है ऑलमोस्ट
इसको कह दिया जाता है ये इम्पॉसिबल मिक्सचर है इन द एयर, ये पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल एटमॉस्फेयर या नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर, माइंड में भी और अदरवाइज भी। क्योंकि ये उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम यानी आप कह लें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन को या प्योर ऑक्सीजन को इंड्यूस कर रहे हो माइंड में, या कंप्रेस्ड ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन इन द कंप्रेस्ड फॉर्म में लेकर जा रहे हो जहां पर उसकी कंसंट्रेशन एम्बिएंट एयर विच इज 21% है उससे भी बढ़ जाए। सो दिस सिचुएशन इज नॉट गोना हैपन। तो ये तो वैसे ही ई सेगमेंट जो हमारा है वो तो वैसे ही आउट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट लेट्स से डी हियर। अब डी के केस में शायद पीछे अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स जब आप रिव्यू करेंगे तो वहाँ पर आप शायद कहीं रीड कर पाएंगे कि मीथेन को जो ये मीथेन की एक तो ये ना कि फ्लेमेबिलिटी लिमिट 5 to 15 है, बट एट द सेम टाइम इसको एक मिनिमम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की भी चाहिए होती है इन ऑर्डर टू कैचेस द फायर। क्योंकि देखें मीथेन ने जब भी बर्न करना है इवेंचुअली क्या होगा, उससे हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगी डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो उसको कंबस्ट करने के लिए या बर्न करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन की मौजूद होना लाजमी है। इफ वी डू नॉट हैव इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन then methane will not be we will not be able to burn the methane as well, क्योंकि बर्निंग या कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है। सो अगर बिलो 5% इफ वी सी हियर ये जो जोन है हमारा डी वाला, इसमें चूंकि अच्छा एक और भी यहाँ पर आप चीज नोट करें, यहाँ पर मीथेन की लेट से हम कंसंट्रेशन सपोज करते हैं 4%। सो and if in a mine atmosphere concentration of methane is 4% and the concentration of oxygen is 14%, then we will have this particular point. So we capture the values of these concentrations from the mine and compare those with this covers diagram, and this is going to tell us कि हमारी mine में क्या situation है इस वक्त। So यहाँ पर अगर concentration हमारी लाई कर रही है 4 और 14 में, so we can actually say that this mixture it cannot become explosive. So what does that actually mean? It means कि इस particular combination के ऊपर यहाँ पर मीथेन गैस के एक्सप्लोजन होने का खतरा नहीं है। On the other hand, अगर हम मीथेन को let's say कहें if the methane is 6% and again oxygen is 14%, या एक और चीज आप ध्यान में रखें कि जो मिनिमम अलाउएबल जो TLV है ऑक्सीजन की वो 19% है। तो 14% अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन है तो इट मीन्स वो ऑलरेडी बिलो TLV है, यानी वो आप यूं कह लें कि 16% से बिलो तो वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स उसको फील करने लग जाते हैं ना फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को। सो अंडर नॉर्मल सिचुएशन एट नो प्लेस इन योर माइंड साइड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन शुड बिकम लेस देन 19.5। तो ये जो 4 और 14 वाला कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको बताया ना, ये नॉर्मल सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा माइंड में। अगर ये सिचुएशन है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई ऑलरेडी कम है। अच्छा जी चलें, अभी रादर देन गोइंग इनटू द 6 पहले 4 को ही दोबारा एक दफा इवैल्यूएट कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इज 4% whereas the concentration of oxygen is 19%. So then we will lie in this zone. This is zone A. So this zone has a chance to become explosive. तो यहाँ पर आप कह लें कि जो हमारी वार्निंग है या बज we will be relatively more alert because now we are into this zone and this zone can become explosive or there is a chance कि यहाँ पर भी कोई explosion small level का हो जाए। उसमें एक्चुअली होता यही है कि the moment there is a little bit increase in the concentration of methane या ऑक्सीजन की concentration, so ये जो जोन है this can convert into this zone quite quickly। तो ये भी एक रीजन है, यहाँ लिखा हुआ है मे बिकम एक्सप्लोसिव, क्योंकि थोड़ी सी वेरिएशन चेंज होगी अगर उसकी मीथेन की तो इवेंचुअली हम बी जोन में आ जाएंगे और बी जोन हमारा क्या है, एक्सप्लोसिव। Whenever we are making any kind of mine gases determinations in underground mine, we should be very very careful about this zone which is about 5 to 15% methane, क्योंकि यही इसकी फ्लेमेबल जोन है, यही इसका एक्सप्लोजन जोन है या एक्सप्लोसिव जोन है। इस सिचुएशन में there is always a chance that the methane concentration will find some appropriate combination of oxygen percentage and
and the explosion is just only one spark away. सिर्फ उसको एक स्पार्क या इग्निशन की ज़रूरत है, एंड देन वी विल हैव अ बिग एक्सप्लोजन इन आवर माइंड, एंड इवेंचुअली एक्सप्लोजन के केस में आपकी शायद पूरी की पूरी माइंड बिल्कुल आप कह लें डिस्ट्रॉय भी हो सकती है. तो ये जो जोन है ये काफ़ी ज़्यादा आप कह लें क्रिटिकल है. ऑन दी अदर एंड ये इफ़ वी टॉक अबाउट सी, ये भी यूजुअली इतनी हाई कंसनट्रेशन ऑफ मीथेन और इतनी लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की नहीं होती माइंड में, बट स्टिल यहाँ पर भी ये उस सूरत में जोन पाया जाता है कि इन द केस ऑफ माइन फायर समटाइम्स हम क्या करते हैं, माइन को सील ऑफ कर देते हैं. सो व्हेन वी सील ऑफ द माइन, तो दैट मीन्स वी आर नो मोर इंजेक्टिंग फ्रेश एयर इनटू दैट जोन. तो उस केस में जो मीथेन है वो तो चूंकि कोल सीम का इनहेरेंट पार्ट होती है, वहीं से इजेक्ट होती रहती है, उसकी कंसंट्रेशन इवेंचुअली बढ़ने लग जाती है मिक्सचर में, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, क्योंकि वी आर नॉट इंजेक्टिंग एनी फ्रेश एयर इनटू दैट जोन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम होने लग जाती है. सो ये जोन सिर्फ इस हवाले से आप कह लें वी माइट नीड टू पे अ लिटिल बिट मोर अटेंशन टू दिस जोन, दैट whenever we will break the sealing, so the fresh air will come and interact with that mixture, और उस केस में हो सकता है कि ये जोन भी एक्सप्लोजिव हो जाए. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इज जो माइन गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में पोल्यूटेंट्स हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड. अगेन colorless, odorless, tasteless, toxic, non-irritating and flammable. So this is one of the this is one of the gas which might have caused the most number of mine deaths again in historical mine accidents. So most of the time, or I mean not all the time, but most of the time in many mine accidents, miners have died because of the inhalation of carbon monoxide rather than, मतलब ऐसा नहीं होता कि माइन फायर, लेट्स से अगर माइन फायर भी होगी ना आपकी, उस केस में भी ऐसे चांसेस देयर इज अ चांस के हो सकता है, मतलब माइनर्स दे में डाई बिकॉज ऑफ बर्निंग या एक्सप्लोजन की वजह से, अगर उनको इफ दे आर इनटू दैट एक्सप्लोजन जोन, तो इतना ज़्यादा उनको एक्सप्लोजन से प्रेशर लगा उनकी बॉडी को कि वो शटर हो गई है, एंड लाइक जैसे मतलब दे माइट हैव ब्रस्टेड, उनकी पूरी बॉडीज ब्रस्ट हो जाए, डेब्रीज उनको लग सकती हैं, उससे डेथ हो सकती है. But what I'm saying here is that in most of the historical mine accidents, most miners, they have known to be dead because of the inhalation of carbon monoxide. Because what actually happens in case of a mine fire, जब भी mine fire होगी, so again carbon is abundantly present into the coal mines, so there will be combustion, it will result into carbon dioxide if the amount of oxygen is sufficient, but with time what happens, oxygen जो है वो कम होने लग जाती है, उसकी बेसिस पे incomplete combustion होती है. Whenever there is an incomplete combustion, rather than generating carbon dioxide, वो जो भी आपका combustion है वो generate करने लग जाती है carbon monoxide. Now this is a very poisonous and toxic gas. Even very low concentrations of this gas, they can cause severe damages, or eventually आप कह लें कि मतलब eventually यही है कि a person may die in few minutes or sometimes in few seconds. It depends actually what are the concentrations of this gas. तो इसको silent killer भी कहा जाता है शायद. अभी ये देखें यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आ गया, it is also known as the silent killer. Silent killer इसको इसलिए कह रहे हैं कि since this is colorless, odorless, tasteless, तो इसकी जो प्रेजेंस है उसका मतलब माइनर्स को पता ही नहीं चलता, क्योंकि ना ही तो उनको कोई स्मेल आएगी, ना ही उनको इरिटेशन फील होगी अपने आंखों में, या आई मीन आप कह लें थ्रोट में या आइज में इरिटेशन भी फील नहीं होगी. कलर भी उस तरह का नहीं है, जैसे नाइट्रोजन के फ्यूम्स का ब्राउनिश सा कलर होता है समटाइम्स, सो समवन में माइट बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स. तो इस हवाले से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है. ये मैंने आई थिंक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि ये एक्सट्रीमली डेंजरस है और मोस्टली माइन फायर्स और माइन एक्सप्लोजन्स के केस में रिजल्ट होती है माइन में. अच्छा जी, नाउ दिस इज एक्चुअली शायद ये आपने कहीं आई एम क्वाइट श्योर कि कभी शायद फिजिक्स नहीं, नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपने ये दो वर्ड्स पढ़े होंगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. क्योंकि केमिस्ट्री में भी आई रिमेंबर कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं ना कहीं आपकी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा सा कुछ डिस्कस किया जाता है और उसका इंटरेक्शन विद ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन बॉडी. बेसिकली
व्हाई दिस गैस इज सो मच टॉक्सिक, एक उसकी रीजन ये भी है कि जो कार्बन ये दिस गैस हैज अ वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ओवर हेमोग्लोबिन। तो ये जैसे ही लेट्स से व्हेनेवर अ पर्सन विल इनहेल दिस गैस, तो ये ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन, आम सिचुएशन में ऑक्सीजन जाके हेमोग्लोबिन के साथ इंटरेक्ट करती है, वो हमारी बॉडी में ट्रेवल करती है और वो फिर एक पूरा हमारा प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और जो भी कार्बन जैसे ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड में वो हो रहा है। बट what happens in the presence of carbon monoxide, the affinity of this carbon monoxide with our hemoglobin is much more higher, as 200 to 300 times greater than that of the oxygen. So what actually happens कि चूंकि इसकी हेमोग्लोबिन के साथ अफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो रादर देन कि ऑक्सीजन जाकर हेमोग्लोबिन के साथ इंटरेक्ट करे और हमारी बॉडी में थ्रू ब्लड सर्कुलेट करे, ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेती है और ये सर्कुलेट करने लग जाती है। तो ऑक्सीजन फिर हमारी जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करने की सलाहियत उसकी इवेंचुअली कम होती जाएगी। और व्हेनेवर वी हैव, आप कह लें व्हेनेवर आवर ब्लड सैचुरेशन इज, सम टेक्स्ट बुक से 60% क्रॉस करेगी, इसकी सैचुरेशन हो जाए कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की, कुछ शायद 70% कहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि इवेंचुअली अ पर्सन विल डाई। सो ये उसके कुछ और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बताए गए हैं। 5% पे फर्स्ट इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग विल अपीयर, 5% सैचुरेशन पे 60% से ज़्यादा होगी तो डेथ है। कुछ बुक्स 60% कोट करती हैं, कुछ 70%, दोनों मैंने आपको बता दिया। TLV है इसकी 50 ppm और 0.005%। अच्छा, ये कन्वर्जन समटाइम स्टूडेंट मैसअप कर देते हैं, हाउ टू कन्वर्ट ppm इनटू परसेंटेज और हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ppm। सो you also need to understand that ppm basically क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है, और परसेंटेज क्या होता है आपको पता ही है, डिवाइडेड बाय 100, समथिंग डिवाइडेड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 100। लोअर पब्लिश्ड लीथल कंसंट्रेशन इज 400,000 ppm। अच्छा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड को वाइट टैम भी कहा जाता है। मीथेन और एयर के कॉम्बिनेशन को हमने क्या कहा था, फायर डैम। सो कार्बन मोनोऑक्साइड को वाइट टैम, सो ये भी आपको टर्म फेमिलियराइजेशन होनी चाहिए। दिस चार्ट एक्चुअली डिस्क्राइब्स डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ ब्लड सैचुरेशन फॉर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन 5 to 10% नोटिसेबल। ये आप रीड कर लीजिएगा। Like I said, 60 to 70% पे कोमा, पॉसिबल डेथ, एंड 70 to 80% respiratory failure and eventually death. Okay, now let's try to understand these few charts which are coming. ये अभी जो हमने डिस्क्राइब किया है कार्बन मोनोऑक्साइड का इंटरेक्शन, उसका थोड़ा सा चार्ट पे डिस्क्रिप्शन दी गई है। सो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव गॉट, जस्ट वन सेकंड, अच्छा जी, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव गॉट कार्बन मोनोऑक्साइड in terms of percentage. On y-axis we have exposure time. So let's say यहाँ पर भी हम एक वैल्यू पिक कर लेते हैं, चलें 0.04. So let's suppose that the concentration of carbon monoxide is in a mine atmosphere is 0.04%. So what will happen to the person who is being exposed to that concentration of carbon monoxide? So let's say कि at 0.04%, एक बंदे ने कितने टाइम, नाउ another important factor which will describe the impact of this concentration is the exposure time. एक बंदा अगर 6 घंटे गुजार रहा है उस एटमॉस्फेयर में, तो उसकी 6 घंटे के दौरान ब्लड सैचुरेशन कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा हो जाएगी, सो उसके लिए इम्पैक्ट डिफरेंट आएंगे। ऑन द अदर एंड एक बंदा अगर सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट गुजार रहा है, तो अगेन उसकी ब्लड सैचुरेशन हो सकता है 5-10% तक ही गई हो, एंड इन दैट केस उसके ऊपर फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी कम आएंगे। सो ये जो एक्सपोजर टाइम है, दिस इज वेरी important and critical in addition to the concentration of carbon monoxide. So if we just pick 0.04% here and we assume कि a person will spend about half an hour, तो उस केस में अगर आप लोग मेरा कर्सर मार्क कर पाए, यहाँ कहीं हमारे पास पॉइंट आएगा। कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है जी? सो तो नहीं गए आप सारे, मैं ही बोले जा रहा हूँ। Yes sir. Okay, चलें इस so in on at this stage this is the situation here. No
perceptible effects. It means if a person is being exposed to 0.04% of carbon monoxide for about 30 minutes, उसको कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उसको perceptible impacts उसकी बॉडी में नहीं आएंगे. On the other hand, अगर वही बंदा 1 घंटा उस environment में गुजार लेगा, then he will start to have some sort of perceptible effects, यानी वो उसको फील करना, कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में चेंजेस, या उसको थोड़ा सांस लेने में दुश्वारी, या कुछ ना कुछ फील आने लग जाएगी उसकी. Similarly, if the same person will spend 2 hours, तो उस केस में हेडेक एंड नोजिया हो जाएगा. अब इवेंचुअली हो क्या रहा है, जैसे जैसे इसका एक्सपोजर टाइम बढ़ता जा रहा है, इसकी जो ब्लड सेचुरेशन है वो बढ़ती जा रही है. तो चूंकि ब्लड सेचुरेशन बढ़ती जा रही है, फॉर किस चीज़ की सेचुरेशन होती जा रही है, COHB, कार्बोक्सी क्या था, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, या कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ये जहां इस वक्त कर्सर है आप इसको रीड करवा रहे हैं शायद. So similarly, if the same person will spend, let's say, 3 hours at the same concentration, danger to the life, unconsciousness, और eventually अगर वो 5 घंटे उसी concentration पे रह लेगा, तो definitely उसकी जो है ना, it will be a certain death. Certain death in a sense कि उस certain मतलब 1 मिनट में तो नहीं होगी, उसको 5 घंटे उस environment में गुजारने पड़े हैं. But the moment उसकी blood saturation 60% से क्रॉस करेगी, उसके बाद आप कह लें instant death होने की चांसेस हैं. अब ये ग्राफ भी सिमिलर, ये बेसिकली on this graph we had carbon monoxide here and exposure time here. On this graph we have carbon monoxide here on the x-axis, whereas on the y-axis we have got blood saturation. और ये जो लाइंस जा रही हैं ये हमारी डिस्क्राइब कर रही हैं टाइम को. तो ये भी सेम फैक्ट्स को प्रेजेंट करने का एक और तरीका है, आप कह लें. मतलब वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सिमिलर थिंग्स, बट नाउ वी आर प्रेजेंटिंग इन अ डिफरेंट मैनर. सो यहाँ पर आप देखें अगेन, अगर 0.04 को ही हम यहाँ पर भी पिक कर लें, उस केस में अगर इफ अ पर्सन विल स्पेंड अबाउट लेस देन 1 आवर, सो स्मॉल कंप्लेंट्स, बेसिकली ये वही जोन था जो कि नो परसेप्टेबल इफेक्ट वाला था. उसके बाद अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो हेडेक, नोजिया. इफ द सेम पर्सन विल स्पेंड 2 आवर्स, तो उस केस में उसकी ब्लड सेचुरेशन, अब देखें यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर उसकी ब्लड सेचुरेशन थी अबाउट 20, लेस देन 20%. अगर वही बंदा 2 घंटे स्पेंड कर रहा है 0.04 कंसंट्रेशन पे, ब्लड सेचुरेशन इज अबव 30%. एंड इवेंचुअली ये जो टेक्स्ट है ये हमें कह रहा है कि अबाउट 60-62 या % पे पहुंच के उसके अबव जब भी सेचुरेशन होगी, दैट विल बी द डेथ. ये भी सेम फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने का एक और आप कह लें तरीका है. यहाँ पर क्या था, उसने यहाँ पे हमें घंटे दे दिए थे, आवर्स, और यहाँ थी ब्लड सेचुरेशन. ओवर हियर वी हैव अगेन ऑन दिस एक्सिस वी हैव गॉट ब्लड सेचुरेशन. हियर अब जो आपका एक्सपोजर टाइम है वो एक्स एक्सिस पर आ गया. पहले हमारी कंसंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्स एक्सिस पर थी. तो सिमिलर फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वे. ये भी सेम चार्ट है जी, सिर्फ इसमें जो एडिशन है वो ये है कि लेट्स सपोज इफ अ पर्सन इज एट रेस्ट और अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन अ मॉडरेट वर्क और इन हैवी वर्क. क्योंकि इफ यू रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन, उसमें हमने ये कहा था कि इफ अ पर्सन इज एट रेस्ट he will consume less oxygen. Basically उस क्यों ऑक्सीजन लेस कंज्यूम कर रहा है, because his breathing rate is also less. On the other hand, if he is involved in a moderate work, उसका breathing rate भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा. So this thing will also have impact on person's blood saturation. So एक बंदा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में आराम से बैठा हुआ है रेस्ट में, या सिर्फ लेट्स से वो उधर वैसे ही बैठा हुआ है, ज़्यादा कोई काम शाम नहीं कर रहा, तो उस केस में उसका एक्सपोजर टाइम शायद उसकी जो ब्लड सेचुरेशन है वो थोड़ी सी डिलेड होगी एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज बीइंग इन्वॉल्व इन अ मॉडरेट वर्क और उसी तरह या हैवी वर्क में. तो ये भी वही आप कह लें सिमिलर फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन अनदर मैनर. और उसमें सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो एडिशन थी वो ये है कि रेस्ट में मॉडरेट वर्क और हैवीली वर्क को थोड़ा सा फर्दर डिसइंटीग्रेट कर दिया गया. सो आई हैव गॉट 4 मिनट्स हियर. इसके बाद मैं आपको एक और सेशन का लिंक भेजूंगा, तो जस्ट स्टे अराउंड. अच्छा जी, अनदर गैस इज हाइड्रोजन सल्फाइड. दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज द स्टिंक डैम. कलरलेस है, टॉक्सिक है, एक्सप्लोजिव गैस है.
Sticky sweet taste and disagreeable odor of rotten egg. Densities are given. Combustible है 4 to 5%. Soluble in water. TLV is 10 ppm. Whereas TLV still short-term exposure limit is 15. The lowest published lethal concentration is 600 ppm. अच्छा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है, साइलेंट किलर है. सो यू माइट वुड लाइक टू नोट दिस वैल्यू हियर. इसकी जो लो लीथल कंसंट्रेशन है पब्लिश्ड यानी या नोन, वो है 4000. ऑन द अदर एंड इसकी 600. सो we can actually somewhat infer that this is even more toxic than the carbon monoxide. सही है जी. बट ये है कि चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को शायद ज्यादा इसीलिए डिस्कस किया जाता है कि उसकी the chances of carbon monoxide to be present inside the mines are much much higher and more as compared to the chances of these other gases. Although these other gases, which includes hydrogen sulfide or some oxides of nitrogen, which are coming in the following slides, these are even more toxic than carbon monoxide. But चूंकि ये उतने ज़्यादा मौजूद नहीं होते, इसीलिए इनको शायद हम मतलब इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट करके डिस्कस किया जाता है. उसके बाद आप इसके सोर्सेज देख सकते हैं. यू कैन रीड इट डाउन. These are the physiological impacts. Highly poisonous, more poisonous than CO, but it gives an immediate warning. ये वार्निंग इसीलिए हमें देती है क्योंकि यहाँ पर आप देखें, if you might be able to read it back here, it has some sort of odor and some sticky sweet taste. तो उसकी वजह से थोड़ी सी आप कह लें आपको वार्निंग. जी उमर, अगर आप थक गए तो चाय का कप शप पी लें, एक सेशन और होगा अभी हमारा. अच्छा जी, अगर आपने ब्रेक करनी है सेशंस के दरमियान तो आई कैन गिव यू 10 मिनट्स ब्रेक. क्यों जी, बता दें मुझे. अगर आपने ब्रेक करनी है 10 मिनट्स की ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं सेशन ऑन कर लूंगा. दैट्स ऑल राइट. वैसे भी 12 to 1 तो आपकी ब्रेक ही थी आई गेस. 12 से 1 तक तो आपकी कोई क्लास नहीं हुई. बट स्टिल वी कैन हैव 10 मिनट्स ब्रेक. दैट्स नॉट अ बिग डील. सो लेट्स से व्हेनेवर दिस सेशन 2 मिनट रह गए हैं सेशन को एक्सपायर होने में, तो 5 to 7 मिनट्स आप कह लें या चलें 10 मिनट्स कर लेते हैं ब्रेक, और उसके बाद मैं आपको नया सेशन का एक लिंक भेज दूंगा. Let me, for the time being, let me just conclude this. We still have 2 more minutes. Acha ji, so this is 2.2 times heavier than the air. So okay, now we're talking about sulfur dioxide. Sulfur dioxide भी जनाब आपकी toxic gas है, suffocating है, irritating है. These are some sources. कहाँ से ये mines में आती है? आमतौर पे burning of sulfur compounds. It is very heavier, 2.12 times heavier than the air, tends to settle down. So जो भी gas heavier than air होगी, it will tend to settle down near the floor. Any gas which is lighter than the air, it will tend to settle down towards the roof, like methane. ppm इसकी TLV short term exposure limit है 5 और time weighted average भी 5 ही है. These are some other physiological effects which are related to sulfur dioxide. 400 to 500 immediately dangerous to life. A person will die most likely. Less than 1 minute. I will stop here and let's have a 5 to 7 minutes break. I will send you another link at about 1:50. Take care. Bye bye.